सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए लाखों कर्तव्योगी साथीगण और सहारा के करोड़ों निवेशकर्तागण का एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 5,000 करोड़ रुपए दोबारा से जारी करने का घोषणा किया गया है, तब से बहुत सारे लोगों के अंदर निराशा के भाव या बहुत निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उससे पहले जो रिजल्ट आया है पोर्टल पर, पिछले 5,700 करोड़ के लगभग का भुगतान होने का, उसमें इतना विलंब हुआ है कि बस पूछिए मत। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल 9 महीने का टाइम दिया था उन 5,000 करोड़ को बांटने के लिए, लेकिन वो 9 महीने को एक्सटेंशन मिलता रहा और लगभग 2 साल से अधिक का समय 5,000 करोड़ को बांटने में लग गया। इस वजह से काफी सारे लोगों को ये उम्मीद था कि ये जो समय अवधि अधिक लगा है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट कुछ सहारणीय परिवार को भी इसमें इन्वॉल्व करेगा और थोड़ी बहुत राहत बहुत सारे लोगों को जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा हो न सका और सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर लिया आदरणीय सॉलिसिटर जनरल महोदय ने, जो केंद्र का या सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 5,000 करोड़ फिर से रिलीज करा दिया। समय अवधि को एक्सटेंशन मिल गया 31 दिसंबर 2026। अब हमको और आपको क्या करना चाहिए? क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, या पिछले जो 5,000 करोड़ बटे हैं उसमें हमने कितना लोगों को बंटवाने में सहयोग किया, इस पे विचार करना चाहिए? या जो 5,000 करोड़ रुपए जो आ रहा है उसको किस प्रकार जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, उस पर विचार करना चाहिए? सहारणीय परिवार का क्या रोल होगा और आने वाले समय में कार्यकर्ताओं का क्या भविष्य होगा, इस विषय वस्तु पर विचार करने का जरूरत वर्तमान समय में है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 5,000 करोड़ रुपए का जो भुगतान हुआ, उसमें आंशिक रूप से लोगों का सहयोग मिला है, लेकिन एक टीम ऐसी है जिसने कमाल का सहयोग इसमें दिया है और लगभग, कहते हैं, मैंने सुना है, 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में लोगों को ट्रेंड किया है पोर्टल पर। तमाम कमियों को कैसे दूर किया जाए, उसको दूर करने का ट्रेनिंग दिया गया है। और इस महान काम को करने का या संभालने का जो एक दायित्व है, वो हमारे अपने एक वरिष्ठ बी सत्यनारायण जी, जो हैदराबाद से हैं, उनको है। उनकी टीम के द्वारा काफी बहुत बेहतरीन काम किया गया है। बी सत्यनारायण जी हमारे बहुत ही निकटतम वरिष्ठों में से हैं और अक्सर उनसे बात हमारा होता रहता है। उनकी अनुमति लेना चाहिए और मैं ऐसे सभी साथियों से, अपने जमाकर्ताओं से जरूर कहना चाहूंगा कि ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर, एक तरीके से उनका GTS के नाम से शायद है, उसको जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। और उसमें तमाम लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पोर्टल पर जो डिफिशियंसी है उनको किस प्रकार से दूर करने में सहयोग किया जा सकता है,
इन सारी चीज़ों के बारे में बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाता है और उसका जो लिंक है वो उनके अपने खुद के चैनल पर भी है और कई सारे ग्रुपों में वो मिलता है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप यथार्थ पर भी वो मिल जाएगा। चाहो तो आप यथार्थ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस ट्रेनिंग सेंटर का लिंक मिल जाएगा और चाहो तो आप बी सत्यनारायण जी के ग्रुप को ज्वाइन करा सकते हैं। चाहो तो आप यूट्यूब के इसी डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों के लिंक मिलेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। तो इससे क्या होगा कि आपको तमाम जो डिफिशियंसी हैं उनको दूर करने में सहयोग मिलेगा और हमारे कर्तव्य साथी जो निरंतर प्रतिदिन आपके लिए क्लासेस का अटेंड करते हैं, लगभग 7,000 7,500 के लगभग का क्लासेस वो अब तक कर चुके हैं और उसको ज्वाइन करने वाले साथियों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि 5,000 करोड़ रुपए कैसे वापस किए जाएँ, बँटवाने में हमारा कितना रोल होना चाहिए। अब इसके ऊपर फोकस अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ना या सरकार से लड़ाई लड़ना या किसी और ताकतवर से लड़ाई लड़ना, रेगुलेटर से लड़ाई लड़ना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये लड़ाइयाँ तभी लड़ी जा सकती हैं कि एक मजबूत संगठन हो, आप फाइनेंशियल स्थिति में मजबूत हों, आप की आवाज़ पर करोड़ों लाखों लोग एक जगह पे एकत्रित हों, तो शायद इन ताकतों को अपने उस संगठन के बल पर झुकाया जा सकता है, बात आपकी सुनी जा सकती है। लेकिन आप पूरी तरह से कमज़ोर हों और आप एकजुट नहीं हों और फाइनेंशियल रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो फिर इन सारी बातों के बारे में सोचना ही एक तरीके से मूर्खता है। तो समझदारी किस में होती है? समझदारी है कि वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चल रहा है उन व्यवस्थाओं को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे उनको तेजी करके जो संसाधन उपलब्ध है उसी संसाधन के माध्यम से अपने जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाने के लिए परस्पर सहयोग कर सकते हैं, इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। तभी जो 5,000 करोड़ है उसमें हम अपनी सहभागिता या हम अपना योगदान देकर अपने जमाकर्ताओं को कुछ पैसा दिला सकते हैं। वर्तमान में अभी कोई गाइडलाइंस सीआरसीएस की तरफ से नहीं आया है। उम्मीद किया जा रहा है कि सीआरसीएस की तरफ से कोई अच्छी खबर मिले। 50,000 से अधिक का अमाउंट जारी करने की बात हो, चाहे डिफिशियंसी दूर करते हुए 5 लाख को रिसबमिशन करने की बात हो, उससे ज़्यादा का अवधि या उससे ज़्यादा का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाया जाए और 31 मार्च 2023 के बाद के भुगतान किस प्रकार से होंगे इसके बारे में कोई गाइडलाइंस जारी किया जाए। इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको ज़रूर थोड़ा सा लगना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अंततः रिजल्ट परिणाम के रूप में आपके जमाकर्ताओं के खाते में भुगतान जरूर आ सकता है। इस प्रकार से आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। साथियों, मुख्यालय स्तर से कुछ लोगों से बात करने के बाद इस बात का पता चला है कि पोर्टल से संबंधित जो भी कार्रवाई चालू है या जारी है, संस्थागत कोई विरोध या संस्थागत कोई बातचीत इसमें क्यों इन्वॉल्व नहीं है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसको मैं जरूर आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। शीर्ष प्रबंधन क्या सोचता है इसके बारे में, कुछ लोगों से बात करने के बाद मालूम पड़ा कि संस्था अगर चाहे तो कल ही सहारा के काउंटर से भुगतान कराने का आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दे सकता है और पोर्टल से इस सारी व्यवस्थाओं को रोक सकता है। लेकिन इसके पीछे जो अड़चन है वो केवल इतना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई आप
काउंटर से भुगतान करिए, आप वहां से भुगतान करा सकते हैं। लेकिन फंड की जो प्रॉब्लम है या जो बंदिशें हैं या जो सहारा का 25-30 हजार करोड़ रुपए के लगभग का अमाउंट जो ब्लॉक है, वो जब तक नहीं मिल जाता तब तक इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए शायद सफिशिएंट माहौल नहीं है, फंड नहीं है, और संस्था भी ये चाहती है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई बंदिशें जितनी भी लगा हुआ है वो दूर नहीं हो, सहारा से विवाद का हल नहीं हो, तब तक सहारा के काउंटर से भुगतान करना फिलहाल की डेट में बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से पोर्टल का या इसको आगे बढ़ाए जाने का विरोध करने के लिए कोई वहां पर उपस्थित नहीं था। तो ये मान के चलिए कि जब तक सहारा से भी अकाउंट में फंड की उपलब्धता है तब तक आपको काउंटर से भुगतान नहीं मिल सकता, और इसको खत्म करने के लिए कई सारे प्रयास वरिष्ठों के माध्यम से करना आवश्यक है, तभी सहारा से फंड से ये अमाउंट समाप्त किया जा सकता है। आपको इसको करने के लिए मैंने संसाधन बता दिए हैं कि आप को अगर नहीं पता क्या इसमें करना है क्या नहीं करना है तो आप यथार्थ के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। वहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, जो ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं उसका लिंक मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे कि आपको ये सब करने में आसानी होगी। साथियों, अभी फिलहाल में कुछ जानकारियां और निकल के आया है कि सहारा से भी विवाद का जो हियरिंग है वो 14 अक्टूबर को हो सकता है। वो भी उम्मीद किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की साइड पर कुछ हलफनामे भी दाखिल किए गए हैं, और उन्हीं हलफनामों के अगेंस्ट में कंप्यूटर जनरेट 14/10/2025 का डेट वहां पर अंकित है। उसमें सुनवाई होगा, लिस्टिंग में जाएगा नहीं जाएगा ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल की पोजीशन यही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ बेहतर होगा। इसी उम्मीदों के साथ आपसे आग्रह जरूर करते हैं कि जो भी सूचनाएं आपके बीच में आती हैं उसको अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कम से कम उन लोगों को थोड़ा सा इस वर्तमान में चल रही जो भी व्यवस्थाएं उसके बारे में अपडेट दिया जा सके। धन्यवाद सभी को, सादर सादर प्रणाम। निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सादर प्रणाम। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं कि सहारा इंडिया ने पिछले अनेक वर्षों में जमाकर्ताओं से करोड़ों अरबों रुपए की राशि अपने बैंकिंग सिस्टम के माध्यम, सोसाइटीज के माध्यम से पूरे देश भर में जमा कराई थी। हालांकि मामला सब जुडिश है, लेकिन चूंकि न्यायिक विलंब के कारण हिंदुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका करोड़ों रुपया उनके बैंक में जमा है, और कई लोग तो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में करेली एक जगह है जहां पर श्री संजय जैन ने अपने जीवन की जमा पूंजी लाखों रुपए सहारा इंडिया में जमा कराई। कोविड के समय उनको कोरोना हुआ, वो जीवन मौत से संघर्ष किया, लाखों रुपए में उनकी मुश्किल से जान बची। बाद में ब्लैक फंगस के शिकार हुए और उसके बाद उनकी एक आंख चली गई, और आज वो आर्थिक संकट से जो गुजर रहे हैं। सहारा इंडिया न्यायालय में मामला होने के नाम पर भुगतान नहीं कर रहा। संजय जैन जैसे देश में कितने लाखों लोग हैं जो सारी जमा पूंजी उस बैंकिंग यूनिट में जमा कर दी है और आज अपने जीवन यापन के लिए पैसा नहीं निकाल पा रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो कि जिसमें जिनके करोड़ों रुपए बड़े पूंजीपति, बड़े व्यवसायियों का जमा है, वो राशि उसको सेकंड प्रायोरिटी रहे, लेकिन जिनका कम पैसा है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए, जो जीवन की सारी संपत्ति उसमें जमा कर चुके, प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों का भुगतान पहले हो, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। और बैंकिंग सेक्टर पर जो अविश्वास हुआ है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स के ऊपर जो अविश्वास, सोसाइटीज पर जो अविश्वास हुआ है, उसका अविश्वास को दोबारा से हम विश्वास में कायम कर सकें। सरकार कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे और जिनको पहले आवश्यकता है उनको भुगतान पहले हो, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हुए लोगों की मदद करें। आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्रालय और न्याय
मंत्रालय दोनों के माध्यम से कहूंगा कि इसको थोड़ा तेज गति से न्यायिक प्रक्रिया को निपटाते हुए श्री लोगों के हसनैन भुगतान मसूदी की जी। प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, यही अनुरोध है। गब्बर, है गब्बर, बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चलो बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत। निकलो ना बाहर।